अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुल्तान में 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इनफैक्ट इस दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन चौथी इनिंग्स का आगाज़ भी हो चुका है। सिर्फ आगाज़ ही नहीं हो चुका है, पाकिस्तान ने 254 रन के हदफ के ताक़ुब में 3 विकेटें भी गंवा दी हैं। इस वक्त बाबर आजम और सऊद शकील फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए, इनफैक्ट थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये गैर मामूली पिच है और इस पिच पर स्पिनर्स ने ऑलमोस्ट तमाम ही बल्लेबाजों को तंग किया है, सिवाय वेस्ट इंडीज़ के लोअर ऑर्डर के, क्योंकि वेस्ट इंडियन लोअर ऑर्डर ने उनके छठे, सातवें, आठवें बल्लेबाजों ने दोनों ही इनिंग्स में अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, जिसकी वजह से ये मैच पाकिस्तान की पहुंच से दूर होता हुआ नज़र आया। याद रहे, वेस्ट इंडीज़ को पहली इनिंग्स में बैटिंग करने की दावत दी गई थी। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप 154 रन ही बना सकी और फिर दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडियन बल्लेबाज विकेट पर टिकने की नीयत से आए। एक बार फिर वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों की जानिब से अच्छी पार्टनरशिप्स देखी गई। अगर हम वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों की पार्टनरशिप की बात करें तो इब्तिदाई मराइल में ही उनके कप्तान और ओपनिंग बैटर के दरमियान 50 रन की पार्टनरशिप लगी। फिर एक बार फिर लोअर डाउन दी ऑर्डर कुछ वैल्यूबल पार्टनरशिप लगी, ख़ासतौर पर सिंक्लेयर और इमलाक के दरमियान, जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी और टोटल कुछ ज़्यादा कर गए थे, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान 254 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। प्रोग्राम में आगे चल के टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में ही थोड़ी सी हम पोजीशन की बात कर लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, पोजीशन कुछ इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है और अगर ये कहा जाए कि वेस्ट इंडीज़ टीम का पलड़ा भारी है तो गलत नहीं होगा। यकीनी तौर पर यह मैच कल तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। जी, इस वक्त वेस्ट इंडीज का पल्ला बहुत ही भारी लग रहा है और 3 विकेट्स आउट हो चुके हैं, मेन प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। बाबर आजम एक हर्डल लग रहे हैं और सऊद शकील रन बहुत ज्यादा है अभी चेज करने के लिए पाकिस्तान को। लेकिन जब तक खत्म नहीं हो जाता मैच तो हम कोई चीज ऐसी बोल नहीं सकते, जो कि मेरे ख्याल से मुमकिनात में से होता है कि आप जब अच्छी इनिंग खेलते हैं तो एक बड़ा मैच को जिताने की कोशिश की जाती है। पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पार्टनरशिप जो वेस्ट इंडीज की लगी है, तो यहाँ पे भी हमें एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है। जिस तरह से पहले टेस्ट में जो फर्क रहा 141 की, जो रिजवान की सऊद शकील की पार्टनरशिप थी, वही डिसाइड किया उस मैच में। आज भी अगर देखें तो शुरू की 2 जो पार्टनरशिप लगी हैं, ब्रेथवेट की लोही के साथ, हालांकि लोही ने सिर्फ 7 रन बनाए थे। बाबर आजम आउट हो गया राशिद भाई। एब्सोल्युटली राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, बट बड़ी विकेट मिल गई है इस वक्त वेस्ट इंडियन टीम को। बाबर आजम जो दीवार बन के खड़े थे वेस्ट इंडियन टीम के आगे, अब वो भी आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। उन्होंने 67 गेंदों पे 31 रन की इनिंग्स खेली। बाबर स्ट्रगल कर रहे थे और स्पिन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा है यहाँ पर वेस्ट इंडियन बॉलर्स को और बाबर आजम अब एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और पवेलियन वापस लौट रहे हैं। अब एक बार फिर सारा प्रेशर आएगा पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप पर, खासतौर पर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान पर, जिन्होंने अब तक इसी सीरीज़ में बेहतर पार्टनरशिप लगाई हैं और इसी एक पार्टनरशिप का जिक्र राशिद लतीफ़ साहब भी कर रहे थे। राशिद साहब, ये बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि इस किस्म के मैचेस में जो फंसे हुए होते हैं, जिसमें आपको गैर मामूली सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर अपने सीनियर बैटर्स की तरफ देखते हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये बाबर आजम पवेलियन लौट गए। नहीं, बड़ी बड़ी विकेट ली है उन्होंने और अब एक ही पार्टनरशिप है जो रह गई है। बाकी 4 मेन जो बल्लेबाज हैं वो ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। यहाँ पे भी देखें, जब फ्रंट फुट पे कमिट कर गए या टर्निंग पिच पे फ्रंट फुट पे आप उस वक्त कमिट करेंगे जब बॉल आपके बिल्कुल मुंह के ऊपर है, सामने जब आप जाते हैं, वरना आप कोशिश करें कि बैक फुट पे उसको मैनेज करें। यहाँ पे जब आप कमिट हो गए, जिस तरह से अमूमन हम कहते हैं कि बाहर जाके हमारे बल्लेबाजों को मुश्किलात होती है, बाउंस को रीड नहीं कर पाते या बाउंस को चेक नहीं कर पाते, कि पहले से कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट पे और वहां से बैक फुट पे जाना मुश्किल हो जाता है। तो सेम चीज स्पिनर के ऊपर है कि जहां पे टर्निंग ट्रैक हो, टर्न हो रही हो, तो वहां आप एक दफा चले गए तो उसके बाद तो बॉल कहीं ना कहीं लगेगी, आपके मिडिल पे नहीं लगेगी, वो आपके ग्लव्स पे लग सकती है, आपके एजिस पे लग सकती है। अगर एक्स्ट्रा बाउंस है तो बाबर आजम का देखेंगे एक्स्ट्रा बाउंस मिला है, वहां पे आपको कमिट नहीं होना है। आप जाके वापस आने की सलाहियत जिसमें होगी वो सरवाइव करता है। इसमें मेरे ख्याल से कल भी हमने इसी पे बात की थी कि स्पिनर्स को खेलने का क्या तरीका होना चाहिए। हम वैसे तो खेल लेते हैं, लेकिन अभी आप देखें, कामरान गुलाम का कैच एक फ्रंट फुट पे कमिट होते पहली इनिंग में भी आउट पे एक एज लगा, गली में बॉल गई, गली और स्लिप पॉइंट पे वहां कैच ड्रॉप हुआ।
फिर प्रेशर का शॉट मारा, तो ये हमारी टेक्निक का बहुत ज्यादा फॉल्ट लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप कमिट हो गए पहले ही से, तो ये बैकफुट पे आके आप फाइन लेग पे भी जा सकते थे। अहमद शहजाद सही तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आजकल दुबई में बहुत खेले, पाकिस्तान में बहुत खेले हैं, ये ऐसी टर्निंग पिचेस पे या फ्लैट पिचेस पे तो सही टेक्निक का बता सकते हैं। एब्सोल्युटली। इस वक्त नाइट में वॉचमैन के तौर पर काशिफ अली को भेजा गया है। आई डोंट नो, खासे ओवर बाकी हैं अभी, या तकरीबन आधे घंटे का गेम बाकी है, उससे भी ज़्यादा। और आई डोंट नो ये कितना कारआमद साबित होता है। बट ये शॉट सिलेक्शन वाला डिस्कशन है ना अहमद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इनिंग्स में भी हमने देखा जो शान मसूद की शॉट सिलेक्शन थी, या फिर जो कामरान गुलाम की शॉट सिलेक्शन थी, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, एक स्लॉक करने की कोशिश की, एज लगा, आउट हो गए। फिर आप हुरैरा को इतना ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज अभी कर नहीं सकते, प्रेशर भी होगा उन पर। क्या सही तरीका है इस पिच पर खेलने का? वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों को हम देख रहे थे, फाइट कर रहे थे, वो दे वर स्टेइंग लो और डिफेंसिव नजर आ रहे थे। जी देखिए, काम स्टार्ट हुआ दानिश पहले इनिंग से, जब पार्टनरशिप डेवलप थी साउथ शकील की और रिजवान की, और दोनों सीनियर बल्लेबाजों ने जो वो शॉट्स मारे हैं, उसके बाद पाकिस्तान टीम संभल नहीं पाई। इसलिए टेस्ट क्रिकेट में बोला जाता है कि जब सेशन या चीजें आपके हाथ में आ जाएं, आप सेट हो जाएं, तो मेक श्योर करें आप सेंचुरी की तरफ जाएं। लेकिन 49 पे रिजवान ने सेट होके जो शॉट मारा, ऑन मारा लेफ्ट आर्म स्पिनर को, और सऊद शकील ने भी जो निकल के शॉट मारा था, वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन दोनों की तरफ से। और उसके बाद जिस तरह की अप्लायंस हमें देखने को मिली है, जिस तरह अप्लाई किया वेस्ट इंडियन बैटर्स ने, आई थिंक उन्होंने ही हमें बता दिया कि यार किस तरह खेलना है। हम आपको सामने बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो ढेर अच्छे हैं वेस्ट इंडियन स्पिनर से, और हमारे स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह वो अप्लाई कर रहे हैं, ना सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे शेल पे नहीं जा सकते। आई थिंक बड़े अच्छे तरीके से राशिद भाई ने जो बात की है, कमिट होना। बाबर आजम ने पहली इनिंग के अंदर विकेटों वाला तेज आर्म बॉल किया हुआ था, नया बॉल, वो विकेटों वाले बॉल को कट मारने चले गए। अभी फिर वो सेट खेल रहे थे, और जितनी भी उन्होंने इनिंग खेली, अगर उसमें से आप उनके स्कोरिंग शॉट देखेंगे तो वो जिस तरह राशिद भाई जिक्र कर रहे हैं कि पीछे टाइम मिलता है, इस तरह के पिच पे आप ऑन द टॉप ऑफ बाउंस भी हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आपको पता लग जाता है, एक फ्रैक्शनल एक्स्ट्रा में आपको टाइम मिल जाता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाबर आजम थ्रू आउट यही कर रहे थे, उन्होंने कवर्स में भी जो बैकफुट पे शॉट मारे हैं वो पीछे जाके मारे हैं। इस दफा फिर वो हाफ कॉक रह गए, ना वो पूरा आगे थे ना वो पूरा पीछे थे। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाबर आजम के पास कि अपनी रूठी हुई खौम को एक दफा फिर से मना लें। पाकिस्तान जो है, जो इस नीड में अगर कभी भी पाकिस्तान को उनकी जरूरत पीछे आने वाले टाइम में वो बहुत पड़ी है, लेकिन यहाँ पे एक दफा फिर एक सीनियर बल्लेबाज जिसको सपोर्ट किया गया, 19 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप किया गया और बगैर डोमेस्टिक खिलाए उनको वापस लेके आया गया, इसी सोच के साथ कि ये पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशन में होगा तो पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज है, पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन निकालेंगे। लेकिन एक बार फिर ये गलत हो गया, सिलेक्टर्स को बाबर आजम ने गलत साबित किया, और वो जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में तैयब ताहिर जैसे, नियाजी जैसे अपने चांस का इंतजार कर रहे हैं, उनको दोबारा से मेरे ख्याल से इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी की बात की है, मैं तो अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान के पास भी थी जब हमने उनके 7 खिलाड़ियों को 37 रन पे आउट कर दिया था। ये पहली इनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 163 रन बना लिए थे। क्यों होता रहता है ये पाकिस्तान टीम के साथ? बार बार बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दरमियान मुल्तान में 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरे टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और इसके दूसरे दिन के खेल का अख्ताम हो गया है। ताज़ा खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान ने दूसरे दिन के खेल के अख्ताम तक 4 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बनाए हैं। याद रहे, वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए, और इस तरह पाकिस्तान को 254 रन के हदफ का ताक़ुब दिया। पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच के आगाज़ में टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग करने की दावत दी। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए, पाकिस्तान जवाब में पहली इनिंग्स में 154 रन ही बना सका। इस तरह पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच को बचाना अब खासा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 4 विकेटें गंवा दी हैं। पाकिस्तान के लिए शान मसूद कुछ न कर पाए, बाबर आजम जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। एक बार फिर मोहम्मद हुरैरा, जिनको आज दूसरे टेस्ट मैच में भी मौका दिया गया, वो भी जल्दी पवेलियन वापस लौटे। कामरान गुलाम भी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। पाकिस्तान के हाथ में 6 विकेट्स हैं। पाकिस्तान को अभी भी ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 178 रन दरकार हैं, और इस टेस्ट मैच में अभी भी
3 दिन बाकी हैं। दुनिया भर में बात हो रही है कि ये टेस्ट मैच शायद 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले अगर हम 24 सालों की बात करें, 2000 से लेकर अब तक 10 मैचेस ऐसे हैं जो 2 दिन के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गए थे। उसमें से 2 मैचेस भारत में खेले गए थे और बाकी 8 मैचेस दुनिया भर में खेले गए थे। तो ऐसा दुनिया भर में होता आया है, बट इस बार भी पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच की तरह स्पिन का जाल बिछाया था और इस जाल में ऐसा लगता है पाकिस्तानी बल्लेबाज ही फंसते हुए नजर आए। हमारे एक्सपर्ट्स इस मैच में पाकिस्तान की पॉसिबिलिटीज़ को किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान के चांसेस को किस तरह देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान को इस पॉइंट से लेकर आगे तक मैच के बचाने के लिए किस तरह खेलना होगा, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सिकंदर बख्त अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई, एक हमें रूटीन में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज ऊपर के 5-6 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं। जैसे हम इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स की बात करें तो हमने 37 रन पे 7 आउट कर दिए थे। उसके बाद फिर 6-7वें नंबर के बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप लगाई, 163 तक ले गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जिसमें हमने 6 आउट कर लिए थे 26 रन पे, फिर लिटन दास और मेहदी हसन ने सैकड़े लगा दिए थे और 262 तक स्कोर पहुँचा दिया था। तो क्या ये कैप्टनसी की स्ट्रैटेजीज़ का फॉल्ट है या फिर बॉलर्स का मसला है? क्या मसला है कि हम विकेट लेकर रन बनवा देते हैं? देखो, ये कप्तानी का मसला है। पहले बाबर थे, फिर रिजवान और अब शान। आप ये देखें कि आपके पास ऑलराउंडर कौन है दानिश? कौन है ऑलराउंडर जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में वो मेन प्लेयर होगा? कौन है? सलमान अली आगा। आपको पता है दोनों टेस्ट मैच में उसने कितने ओवर कराए हैं? सिर्फ 2। मैं ये लिख के लाया हूँ सारे। मैं सुबह से बैठा मैच देख रहा हूँ, मैंने कहा यार आप एक ऑलराउंडर जो कि आपका मेन प्लेयर है, जिसको हम कहते हैं कि जी वनडे में एक बड़ा काम आएगा, 10 ओवर ये करेगा, उसको आपने 2 ओवर दिए टर्निंग विकेट जहाँ एक गज से। यार ट्राई कर, मैं मानता हूँ कि 2 बॉलर अच्छे गेंद करा रहे हैं, तीसरा भी अच्छा है, आप एक 2 ओवर करा के देखो अगर कोई फंस जाता है तो। कितने देर के बाद उनको उसने जो है काशिफ अली को गेंद दी। एब्सोल्युटली। तो मतलब है कि वैसे तो मैं काशिफ अली को मैं हैरान हूँ कि किस तरह सिलेक्शन होगी। 130 की स्पीड है उसकी, बल्कि 129 है, 28 इतना चल रही है। मैं समझा था शायद 145 का कोई बॉलर आ गया। ये तो मतलब है उससे बेहतर तो अब्बास को खिला देते, वो विकेटों के दरमियान इसी पेस पे कराता है और 100 विकेटों की टेस्ट विकेटों का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है ना हमारे कप्तानों की है। मैं हैरान हूँ कि मुझे लगता है कि अब कप्तान के लिए भी एक कोच लाना पड़ेगा कि कप्तानी कैसे करते हैं। वक्त पे चेंजेस नहीं, अगर लंबी पार्टनरशिप में वो तो एक ही से कराए जा रहे हैं। यार आप चेंज करो, जहाँ आपको पता लगे कि एक जगह का लड़के का रिदम बन रहा है, यू चेंज इट। ये मैं समझता हूँ जो आपने जो सवाल उठाया है ना कि क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कप्तानी। यही सवाल लेकर मैं राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुल्तान में 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसमें दूसरे दिन की खेल का अख्ताम हो गया है। पाकिस्तान ने दूसरे दिन के खेल के अख्ताम तक अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बनाए हैं। इस दौरान पाकिस्तान को अभी ये मैच जीतने के लिए 178 रन दरकार हैं। याद रहे पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच और ये सीरीज़ अपने नाम करना है तो यहाँ पर गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखानी होगी। वेस्ट इंडीज़ का पल्ला यहाँ पर कुछ हद तक भारी नज़र आ रहा है। हम अपने एक्सपर्ट से भी कंफर्म करेंगे कि उनको क्या लगता है इस मैच में फेवरेट कौन है। बट वेस्ट इंडीज़ 4 विकेटें हासिल कर ली हैं। बाबर आजम पवेलियन वापस लौट चुके हैं, शान मसूद आउट हो चुके हैं, हुरैरा आउट हो चुके हैं, कामरान गुलाम भी आउट हो चुके हैं, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने अभी पाकिस्तान के लिए बैटिंग करनी है। सऊद शकील क्रीज पर मौजूद हैं और काशिफ अली उनके साथ मौजूद, इनको एज अ नाइट वॉचमैन भेजा गया था। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़े, उनका तारुफ कराएं, ज़रा हिस्टोरिकल रेफरेंसेज देख लेते हैं। याद रहे पाकिस्तान ने 254 रन के हदफ का ताक़ुब करना है, 178 रन पाकिस्तान ने मजीद बनाने, लेकिन 2003 में आखिरी बार पाकिस्तान ने 261 रन सक्सेसफुली चेज किए थे। ये हाईएस्ट टारगेट था जो पाकिस्तान ने मुल्तान में चेज किया था। इसमें इंजमामुल हक के 138 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी शामिल थी। 4 दिन में ये मैच ख़त्म हो गया था, लेकिन इस मैच में भी कंडीशंस खासी मुख्तलिफ थी। इंजमामुल हक ने ग्रिड का मुजाहरा किया था और एक अनबीटन 138 रन की इनिंग्स खेली थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें तो 2024 में इंग्लिश टीम 297 रन पाकिस्तान के खिलाफ चेज नहीं कर पाई थी और ये मैच पाकिस्तान के नाम रहा था। एक और टेस्ट मैच का भी हम आपको हवाला देते हैं। दिसंबर 2022 में ये टेस्ट मैच खेला गया था जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 355 रन का हदफ दिया था और पाकिस्तानी टीम 328 रन बना सकी थी और 26 रन से ये मैच हार गई थी। ये मैच भी मुल्तान में हुआ था। आज एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। राशिद लतीफ़ साहब, कुछ माजी के मैचेस का भी हमने रेफरेंस दिया,
माजी में हमने इस हद तक स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पाकिस्तान में नहीं देखी हैं। एक बैलेंस ज़रूर नज़र आता था जिसमें पेसर्स को भी मौका मिलता था। खैर उस ज़माने में हमारे पास क्रीम भी कुछ और थी पेसर्स की, अब हम स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इस टेस्ट मैच में अब तक आपको किस टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है? तो वेस्ट इंडीज का नजर आ रहा है, अच्छा मुकाबला किया है उन्होंने। जिस तरह से लग रहा था कि वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाते, वो डिफरेंट डिजाइन से आए इस मैच में, और उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान बैटर्स को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे स्पिनर पे खेलते हुए, तो ऐसे रन बना लिए जाएं जिसपे वो मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि पहले इनिंग में कम रन थे उनके पास, लेकिन पाकिस्तान फिर आउट हो गई। लेकिन आज अगर देखें, हमने अभी पहले बात की थी, ब्रेथवेट की बात करते हैं, आज उसने डिफरेंट स्टाइल में बैटिंग की है, और जब 50 रन की पार्टनरशिप में उनके अपने 38 रन थे, तो यहाँ पे बेस बनना शुरू हो गई थी। फिर 42 की पार्टनरशिप भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बेस बनी, फाउंडेशन बन गई इनकी एक बड़े रन की। बीच में क्लैश भी हुआ है उनका, लेकिन 7वीं विकेट की पार्टनरशिप जो हमने पहले ही जिक्र किया है, तो वो उनको अंदाजा था कि 200 प्लस रन अगर हम कर देंगे तो पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है, और वो अपने जो सोच थी उससे ज्यादा आगे चले गए। उनका जो टारगेट है वो अच्छा 253 254 एक अच्छा टारगेट है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है और गलत स्ट्रोक खेले, जैसे अहमद शहजाद बता रहे थे, गलत स्ट्रोक खेले जहाँ पे आपको रीड नहीं कर पाते कि बॉल की पिच कहाँ पे, और अभी से नहीं, अगर हम बात करते हैं पूरे जो ऑस्ट्रेलिया से लेके जो टेस्ट मैच खेलने गए थे हम, उसके बाद बांग्लादेश, फिर साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पे खेले, टेक्निक का बड़ा फॉल्ट नजर आ रहा है। सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की नहीं बात हो रही यहाँ पे, सारे प्लेयर्स की। और ये सऊद शकील एक ऐसा नजर आया है जो कि मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है। एक रिजवान नजर आए कि उन्होंने रन किए, मदाहमत की है। बीच में बहुत अच्छा सलमान अली आगा भी खेलते हुए आए हैं, लेकिन ये सीरीज उनकी बहुत अच्छी नहीं जा रही, तो उनके ऊपर ड्यू है। तो जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी फेस की हुई है, जहाँ पर हमने बोल रहे कि स्पिन विकेट बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बैटिंग ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। ऐसा नहीं लग रहा कि टेस्ट स्टैंडर्ड की बैटिंग हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शान मसूद हो, इन दोनों ने हमें बहुत मायूस किया है। हुरैरा की बात कर लेते हैं, चले नए आए, कामरान गुलाम का अभी इतना तजर्बा नहीं है। ये 2 प्लेयर तो 40, 50, 60 टेस्ट मैचेस खेले में, तो इन पे बड़ी जिम्मेदारियां थी और बहुत मायूस किया दोनों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राशिद साहब कि हुरैरा और कामरान गुलाम पे हम बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो नए हैं। हैविंग सेड दैट, इन दोनों ही प्लेयर्स को हम फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस के बाद टीम में लेके आए हैं, सो इनसे भी एक्सपेक्टेशन बनती है। हुरैरा की स्टैट्स आपके सामने हैं, 2 रन स्कोर किए हैं उन्होंने अभी तक, और दूसरी इनिंग्स में और आउट भी होकर वापस चले गए। शॉट सिलेक्शन भी उनकी ठीक नहीं थी। अप्रोच की हम बात करते हैं सिकू भाई, इस मैच से पहले हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल था कि हम स्पिन का जाल बिछाएंगे उनके लिए और उनको परेशान करेंगे। कितना आयरॉनिकल है ये कि अब आज हम ये बात कर रहे हैं कि हमें वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों से सीखना होगा कि स्पिनिंग ट्रैक पे हमें कैसे खेलना है, और वाकई में उनकी तारीफ बनती है क्योंकि उन्होंने ग्राइंड किया है, लड़के खेला है। देखिए, हम पहला मैच जो जीते हैं ना, उसके बाद थोड़ी सी गलत फहमियाँ हो गई। जिस तरह आकिब जावेद ने बयान दिया कि हमारा राइट है, हम तो करेंगे, हम तो स्पिनिंग। भाई आप अपने भी तो देख लें कि आपके प्लेयर कैसा खेलेंगे। कर लिया आपने। हाँ, नहीं, आप अपने प्लेयरों को भी तो देखें। इतनी तो सोच और समझ आप में होनी चाहिए। माजरत के साथ, मैं आकिब जावेद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर उन्होंने बिल्कुल गलत किया। आज मैं देख रहा था, पहला गेंद से मैं मैच देख रहा हूँ, पहली बॉल से मैं मैच देख रहा हूँ। आज वेस्ट इंडियन बहुत ही अच्छा खेले। मैं हैरान था, मैंने खुद कहा था बैठ के वहाँ पे कि जी ये तो हमारी क्लब क्रिकेट की टीम भी इनसे अच्छा खेलेगी, मगर आज उनका टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट थी। वो बिल्कुल किया उन्होंने सिखवाई। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, श्योर लोग भी जानना चाह रहे हैं, मैं राशिद साहब से ही पूछूंगा, लेकिन क्या फ़र्क था आज की उनकी अप्रोच में? देखो, पहले वो जो खेल रहे थे ना, वो अजीब सा ऑफ स्टंप पे आके यूँ खेल रहे थे, मगर आज वो बिल्कुल सीधा जिस तरह 1980s में हम लोग खेलते थे उस तरह खेल रहे हैं। मगर एक चीज़ ज़रूर हुई आज, मैं कमेंट्री सुन रहा था, उसमें एक कमेंटेटर ने मजाक किया कि इयन बिशप से, कह रहे यार तुम रात को गाड़ी में बैठ के कहाँ गए थे? मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं कि रात को बैठ के कहाँ चला गया ये। मैंने कहा सुनने लगा मैं इसको गौर से, कहने लगा भाई आप कहाँ गए थे, तो सब हंस पड़े ये वो। फिर उसने बोला भाई ये रात को गाड़ी में बैठ के ना खामोशी से टीम होटल में चले गए जहाँ पे टीम ठहरी हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे 1-2 घंटे लगाए उनको समझाने में। दैट वॉज अमेजिंग। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, उन्होंने उनकी बात सुनी,
उन्होंने कहा जो ये डिफरेंस आ रहा है उनकी बैटिंग में, ये रात को कहते, अब पता नहीं कि उन्होंने वहाँ जाके क्या लेक्चर दिया, मगर ये डिस्कशन वहाँ पर हुई है टेलीविज़न के ऊपर कि जी वो गए थे, उनको समझा कर आए, तो उसके बाद से एकदम से अप्रोच उनकी बदल गई, सीधे बल्ले से खेले। हालांकि उसमें भी 2 लड़के उनके स्टंप आउट हुए तो बिल्कुल गलत शॉट मारा, बिल्कुल गलत। अदरवाइज वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो नाम है जुगू, क्या नाम है इसका, जंगू, उसने 2 शॉट्स तो इतने अच्छे मारे, एक कवर ड्राइव उसने बड़ी अच्छी मारी स्ट्रेट, और एक एक्स्ट्रा कवर पे, एक मिड ऑफ पे, जो कि हमारे दौर में जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास या इंज़माम, यूनुस खान ये निकल कर खेलते थे, मगर आज वो बिल्कुल डिफरेंट खेले। राशिद लतीफ़ साहब, ये वो ट्रैक है, ये वो पिच है जिस पे किसी भी बल्लेबाज को ग्रिट का मुजाहरा करना होगा। आज हम वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों को देख रहे थे, बहुत लो रह रहे थे, वो अनइवन बाउंस था, कोई बॉल तो बिल्कुल ही नहीं उठ रहा था, नी रोल तक नहीं आ रहा था, तो वो खासे लो नज़र आ रहे थे, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे, ग्रिट का मुजाहरा कर रहे थे, और कहीं कहीं निकल कर जो शॉट्स खेल भी रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं एक मोहतात अंदाज ज़रूर था। आपको लगता है पाकिस्तानी बल्लेबाज सीख सकते हैं उनकी इस अप्रोच से? हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अभी जो वेस्ट इंडीज के सिकंदर भाई ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। आज उनका जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल चेंज थी, उनकी एग्रेसिव भी थे थोड़े से, और अटैकिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने। इसमें स्पिनर्स पे खेलने के 3 तरीके होते हैं। आप जब डिफेंस पे आते हैं तो आप थोड़ा सा बैक फुट पे रहते हैं डिफेंस करने के लिए। जब आप कमिट आगे हो जाते हैं टर्निंग ट्रैक पे, तो फिर आपको नहीं पता कि बॉल कहाँ लगेगी, ग्लव पे लगेगी, एज लगेगी या पैड्स पे लगेगी। वो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है जो हम लोग अपनाते हैं अक्सर। हमारे मोस्टली बैटर्स जो हैं फ्रंट फुट पे कमिट हो जाते हैं, वहीं से आउट। एक निकल के खेलने का, फीट का यूज करना, लेकिन वो कौन सी बॉल यूज करनी है आपको। जिस तरह से कामरान गुलाम ने बगैर देखे मार दी ना बॉल, अगर दूर है, 2 वेस्ट इंडीज के भी बगैर देखे निकल गए वो, उन्होंने लालच दी, वो निकल गए पहले से नहीं निकलना। आपको बॉल रिलीज के बाद आप निकल के खेलेंगे। तो ब्रेथवेट ने क्या किया है, आज अटैक किया है। हमने अपने जितने भी हमारे प्रीमियर बॉलर थे उन पर अटैक कर दिया, तो हमने पॉइंट पीछे ले लिया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे कर दिया, तो वो इजी हो गया। तो शुरू के 92 रन है, आप देखें तो हम लोग बैकफुट पे रहे। 92 का मतलब है कि उनके 100 के तो हो गए, बाकी 8 विकेटें बाकी थी उनकी, और 8 विकेटों पे उन्होंने 100-150 रन और कर दिए। तो आज उनको पता था कि हम अटैक करेंगे तो इनका कैप्टन और पाकिस्तान टीम बैकफुट पे रहेगी। आज उनकी बैटिंग की जो टेक्निक थी ना, या स्ट्रेटेजी कह लें, या आप ये टैक्टिक्स कह लें, आज उन्होंने चेंज की। उन्होंने पर्पसली चेंज की कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ 200+ रन करने हैं, और वो अटैक करके ही बनेंगे, रोक के नहीं बनेंगे इस पिच के ऊपर। जहां पे बाबर ने या कामरान ने कोशिश की वहां रन बने, 43 की पार्टनरशिप या 41 की। जहां ये रोकने जाएंगे वहां पे कितनी बॉल रोकेंगे आप? आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, और वो भी दे रहे हैं। उन्होंने अपने लॉन्ग ऑन पीछे किया हुआ या लॉन्ग ऑफ पीछे किया हुआ पॉइंट, जहां पे सिंगल डबल बन सकते हैं, जिसका भरपूर इस्तेमाल कौन करता है? वो गैप में वो सऊद शकील करता है और रिजवान करता है, जिसकी वजह से उनकी इनिंग्स अच्छी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, ना आप ओवर डिफेंसिव हो सकते हैं और ना ही आप बहुत ज़्यादा मोहतात हो सकते हैं। आपको रन्स बनाने की तरफ जाना होगा, और टैक्टिक्स हो, स्ट्रैटेजीज़ हो या अप्रोच हो, यहाँ पर वेस्ट इंडियन अप्रोच से सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के चांसेस पर बात करेंगे, क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की जीत के, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की, जिसमें पाकिस्तान को आप जीत रकम करने के लिए 178 रन दरकार हैं। याद रहे पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में 1 सिफर की बढ़तरी हासिल की हुई है, और यहाँ पर अगर पाकिस्तान जीतता है तो 2 सिफर से सीरीज़ अपना नाम करेगा, वरना अगर वेस्ट इंडीज़ जीतता है तो सीरीज़ 1-1 से लेवल हो जाएगी। अब टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्श से ज़रूर बात कर रहे थे, लेकिन ये जो सीखने की बात कर रहे थे, ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, अहमद हम इसमें बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ ने अपना गेम ज़रूर लिफ्ट किया है। हम जो जाल उनके लिए बिछा रहे थे, इस वक्त तक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा बेहतर कोप किया है कंडीशंस को, उन्होंने ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, और यही राशिद लतीफ़ साहब भी कह रहे थे, उनकी अप्रोच पाकिस्तानी बल्लेबाजों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नज़र आई थी। पाकिस्तान किस तरह सीख सकता है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को किस तरह सीखना होगा वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों से? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दानिश, यहाँ पे थोड़ा सा बातें तो सारी होगी, साइकोलॉजिस्ट की तरफ चलते हैं। जब हमने साइकोलॉजिस्ट रखा तो किसी एक से 2 लड़कों के अलावा उनके पास किसी ने जाना पसंद नहीं किया। फिर वो साइकोलॉजी कहती है कि जो भी आप सोचते हैं ना, वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए हम विजुअलाइज करते हैं मैच से पहले, रात को अपने आप को देखते हैं परफॉर्मेंस करते हुए, ये सारी चीजें।
फिर उसके बाद जब आपके टीम के सीनियर प्लेयर्स इस तरह की बातें करने लग जाएं या यंगस्टर्स से भी इस तरह की बातें करने लग जाएं कि ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, या क्या होगा, तो वो पूरे का पूरी टीम का माहौल बैठ जाता है और वही रिजल्ट्स आपको जो है ना हमारी बैटिंग में देखने को पड़ रहे हैं। जाके दूसरी टीम वेस्ट इंडीज की, जो मुझे लगता है कि इस टाइम रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान से भी नीचे है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने भी खेली है, नहीं, पाकिस्तान गंदी क्रिकेट खेल के उनको इस सिचुएशन में लेके आया। पहली इनिंग के शॉट्स आप देखिए, पहली इनिंग में जब हमने जल्दी उनके आउट कर लिए, उसके बाद 164 तक उनका पहुंचना देखिए, उसके बाद आप देखिए कि दूसरी इनिंग के अंदर अभी टर्न हुआ के चक्रों में आप सीधे सीधे बॉलों पे आउट हो रहे हैं। फिर टेक्निक का फॉल्ट है, आपके बल्ले जो है ना साइड पे हैं, ये बहुत ज्यादा मसले हैं। जब तक एक्सक्यूजेस को साइड पे नहीं रखेंगे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं रखेंगे, उस तरह के सीनियर्स जो यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस करने की वजह बने, ना कि उनको डिमोरलाइज करने की वजह बने, उस तरह के डिमोरल आप चीजें डिसिप्लिन टीम में नहीं रखेंगे, तो फिर आपका मोर ऑफन देन नॉट दानिश यही हाल होगा। एक वर्ड राशिद लतीफ़ साहब अहमद बार बार यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने आप को अप्लाई करना होगा। हमें देखना है यहाँ पर सऊद शकील की तरफ, हमें देखना है मोहम्मद रिजवान की तरफ, हमें देखना है सलमान अली आगा की तरफ। यही वो 3 बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने पार्टनरशिप्स लगाई थी, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी पार्टनरशिप्स लगानी होगी यहाँ पर। और सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ऑलरेडी लगा चुके हैं इस सीरीज़ में, तो इन्हीं की पार्टनरशिप से मैच बनेगा पाकिस्तान का, अगर बनेगा तो। देखिए एडवांटेज वेस्ट इंडीज को मिल गया, ब्रेक मिल गया, इनिंग का ब्रेक हो गया है, क्योंकि स्पिनर आप 10-12 ओवर्स के बाद थोड़ी सी उसकी लेंथ वेरी नहीं होती, थोड़ा आगे पीछे बॉल करना शुरू हो जाता है। शोल्डर का भी एक टाइम होता है, जिसके बाद नोमान को भी देखा होगा कि नई बॉल या 10 ओवर तक हम लोग बहुत अच्छे रहे, और लेकिन उसके बाद इनको ब्रेक मिल गया। अब कल सुबह दोबारा से आएंगे दोनों स्पिनर, जो जितने भी 3 स्पिनर इनके बॉलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा फ्रेश होंगे। तो हमें क्या चाहिए कि उन पार्टनरशिप इसलिए होती है कि थोड़ा थक जाए वो ना, 5-8 ओवर खेलेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रेशर डालेंगे, तो उसके बाद वो गलत बॉल खुद करेंगे। हम अच्छी बॉल को मार रहे हैं और बुरी बॉल को हम आराम से रोक रहे हैं। ये शॉट सिलेक्शन है, या आप डिफेंस हो या अटैकिंग उसके ऊपर हो। आप इस शॉट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एयर में आप जो डिसाइड कर रहे हैं बॉल निकलते हुए, जैसे कामरान गुलाम का पहले से डिसाइड कर लिया मैं फ्रंट फुट पे जाऊंगा और बाहरी किनारा लेके गली में गई बॉल, उसके थोड़ी देर बाद उनको बॉल मिली बैक फुट पे आके, और उन्होंने बड़ा अच्छा खेला ऑन द मैरिट। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो निकले और विकेट थ्रो कर दी। और इस सीरीज में आप देखिएगा पूरी, अगर बाबर आजम है या रिजवान है या सऊद शकील है या शान मसूद है, विकेट थ्रो किए हैं उन्होंने काफी जगह पे, सारी इनिंग्स में नहीं। तो किस वजह से किए कि प्रेशर, आपने जब आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आप प्रेशर लेके चल रहे हो साथ में, क्योंकि आप लंबी इनिंग खेलना चाह रहे हो और आपकी टेक्निक अलाउ नहीं कर रही, तो आप गलत स्ट्रोक खेल रहे हो। स्पेशली जो 2 अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने गलत शॉट मारी पहली इनिंग में या पहले मैचेस में, वो सऊद शकील थे और साथ में रिजवान। ये दोनों ही डिपेंडेबल हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, इस इनिंग्स में जो खेल रहे हैं। इनके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई रन इतने ज्यादा कर पाएगा, कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों की टेक्निक अलाउ करती है कि थोड़ा स्टे करें और जहां मौका मिले रन बनाना शुरू कर दें। उसके बाद सलमान अली आगा इन 3 इनिंग्स में बहुत कुछ करके नहीं आया, इवन साउथ अफ्रीका में भी, लेकिन उनके पास ये आइडियल मौका है कि अपनी अगर जगह उनको दोबारा मनवानी है, रखनी है, तो यहाँ पे रन करना इन लोगों को जरूरी हो जाएगा। सिकू भाई, हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे और अहमद का बड़ा वैलिड पॉइंट था, पिछले 2.5-3 साल में आप बताएं कि बाबर आजम ने कितने मैचेस जितवाए हैं, या हम बाबर आजम के साथ साथ और अपने सीनियर प्लेयर्स को भी देख लें, हम रिजवान को देख लें, बाबर आजम को देख लें, अपने कप्तान शान मसूद की हम बात कर लें। और अहमद, मैं इस पॉइंट को लेकर आपकी तरफ भी आऊँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पर्सनल माइलस्टोन्स जो सिकंदर नज़र आते हैं, आप सऊद शकील को चले इसमें हटा दें जिनकी 52 की एवरेज है, बाबर की अपनी 43.3 की एवरेज है, मोहम्मद रिजवान की 40 की एवरेज है। नहीं, इसमें दानिश सर देखिए, अगर एवरेज की बात करें, ओवरऑल ना करें जी, इसमें अगर हम देखते हैं कि जो मैचेस अभी रिसेंटली खेले गए उसमें क्या एवरेज है, उसमें बिल्कुल बॉटम पे चले गए सारे प्लेयर। वो बहुत अहम है। तमाम बैटिंग की अगर देखते हैं, मैं शान मसूद से लेके हुरैरा से अब्दुल्ला शफीक, फिर उसके बाद बाबर आजम, ये 4 आपके टॉप के हो गए। उसके बाद नीचे सलमान अली आगा, रिजवान। और अगर इनको हम 1 साल में देखते हैं, यार कितने 8 मैचेस खेले या 9 इनिंग या 15 इनिंग खेली, उसमें कहाँ पे है? वहां पे 30 से ऊपर आपके 2 ही प्लेयर नजर आएंगे, 30 की एवरेज से ऊपर। ये आपके लिए अलार्मिंग है।
एब्सोल्युटली। और सिकंदर, अलार्मिंग बात ये भी है कि मैच विनिंग इनिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, रेपुटेशन ज़रूर है लेकिन मैच नहीं जिता रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, जब भी जो लड़के बाकी हैं ना, उसमें रिजवान और साउथ शकील के बहुत अच्छे हैवी रन हैं, एक 131 हैं और एक के 122 हैं। सलमान अली आगा को हम समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है, उसके 2 मैचों में आखिरी इनिंग रह गई, इससे 25 रन है, वेरी अलार्मिंग। मगर ये जो बात है ना कि जो टेक्निक कैसे, जब मोहसिन नकवी साहब से मैं कहूँगा कि प्लीज़, इसलिए मैंने नोट किया कि उनका नाम लो तो फ़ौरन उनको खबर जाती है कि मोहसिन नकवी साहब, आपने कहा था कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देंगे। आपकी इस वक्त जो इज़्ज़त दे रहे हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और आपके 14 लड़के, अभी हम देख रहे थे बांग्लादेश की लीग खेल रहे हैं जो अभी इस वक्त चल रही है, ड्राफ्ट में पिक हुए हैं। हाँ, ड्राफ्ट में, और खेल भी रहे हैं, उनके नाम आए हुए हैं टीमों के अंदर, 14 लड़के। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे इज़्ज़त दे रहे हैं। अब वो लड़के वहाँ से खेल कर आएंगे, उसके बाद वो अगर सेलेक्ट हो गए तो चैंपियंस ट्रॉफी, अदरवाइज वो PSL में पैसे बनाएंगे। आपने इस हद तक गर्दान रहे हैं कि BPL की परफॉर्मेंस पर हम पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नाम लेने की बात कर रहे हैं। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को पक्का नहीं करेंगे, देखें इसमें एक और चीज़ भी होती है, एक तो वो लड़के नहीं खेल रहे अच्छे वाले, और फिर उससे आपकी जो क्रिकेट है वो कमज़ोर हो रही है ना, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं हो। अब बाबर नहीं खेल रहे हैं, शाहीन नहीं खेल रहे हैं, नसीम शाह नहीं खेल रहे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी तो कम हो गई। तो उसको भी हमने इम्प्रूव करना है और आपके लड़कों को खेलना है, ज़बरदस्ती खिलाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं आएगी। अहमद, हम पिछले 1 साल की एवरेजेस देखें या उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, या पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। हम बाबर की बात इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो सीनियर हैं, कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, इतना नाम है उनका, ऐसी रेपुटेशन है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो दीगर प्लेयर्स हैं, जो 5-6 बल्लेबाज हैं हमारे, वो उस तरह से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दे नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, अकेले बाबर आजम का कसूर नहीं है किसी चीज में। बाबर आजम का नाम इसलिए लिया जाता है कि बाकी सब में से सीनियर प्लेयर हैं, ठीक है, कैप्टन रहे हुए हैं, 4-5 साल उन्होंने कैप्टनसी की है, प्लस उनको एक्सटेंडेड रन मिला गया है। उनकी 19 इनिंगों में परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको दोबारा लेके आया गया। 250 उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए, वो भी पाकिस्तान हार गया। तो इसलिए उनकी बात ज्यादा होती है कि उन्होंने कुछ जितवा के दिया नहीं है। तो बेहतर है कि अगर एक बंदा कुछ जितवा के नहीं दे रहा तो यार किसी और यंगस्टर को ट्राई कर लिया जाए। लेकिन अगर आप बाकी की भी बात करेंगे, आप शान मसूद के स्टैट उठा के देख लें, आप लगाएं अपनी स्क्रीन पे शान मसूद के पिछले 2-2.5 साल के स्टैट, आपको पता लग जाएगा कि आपके कैप्टन के स्टैट्स क्या हैं। उसके बाद आप आगा के जो है ना ये रीसेंट परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए सारी क्या चल रही है। आप जो यंगस्टर खिला रहे हैं, एक कामरान गुलाम के अलावा आपने सही तरीके से दानिश मौका किसको दिया यार? कभी सेटल होने दिया किसी को आपने? आप देखें ना, आपने वो चाइना मैन खिलाया फैसल अकरम, आपने उससे 10-10 ओवर पूरे नहीं कराए। आपने न्याजी खिलाया, आप न्याजी को जो है ना 3-4 बॉल खेलने के लिए देते रहे। आप तैयब ताहिर को खिलाते हैं, आप उसको भी नहीं देते। दानिश, देयर आर वेज इन द टीम जिसमें आप प्लेयर्स को सेट भी कर सकते हैं, उनको तबाह भी कर सकते हैं, हमें सब पता है। लेकिन मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है वो सिर्फ आकिब जावेद साहब से हो रही है कि यार जब वो बाहर बैठते थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, ऐसा नहीं है उनको क्रिकेट का पता नहीं है, उनको क्रिकेट का बहुत आइडिया है और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। एक उनका क्रेडिट ये भी है कि भाई उन्होंने और किसी चीज में जो है ना जान नहीं मारी, सिर्फ कोचिंग में रहे। तो यार आके एटलीस्ट अपने दिल की तो सुने। जो अहमद, आपकी सारी बातें सर आंखों पर बैठ के, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल हम इस टॉपिक को जरूर कंटिन्यू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इनकी तरफ देखना होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना है। 178 रन चाहिए हमें ये मैच जीतने के लिए। कैन वी डू इट? वील फाइंड आउट टुमारो। आज के लिए स्पोर्ट्स प्लस से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।